हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर कोई मैन मिरर के सामने खड़ा होता है तो मिरर की कितनी हाइट कम से कम चाहिए जिससे अपनी पूरी इमेज को देख पाए। फिर हम लोग दो पैरेलल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन सीखेंगे और फिर उसके बाद ये सीखेंगे कि दो मिरर्स अगर एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि मिरर की कितनी हाइट चाहिए। तो हेडिंग हम ये दे सकते हैं कि मिनिमम हाइट of mirror for a man of height h to see his full image। ठीक है, तो मिनिमम हाइट मिरर की कितनी जरूरत पड़ेगी जिससे कि मैन अपनी पूरी इमेज को देख पाए और मैन की हाइट h के बराबर। ये सीखने के लिए सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक मैन खड़ा है। यहाँ पे मैन के ये हेड का लेवल है, यहाँ पे कहीं पर उसकी आईज होंगी और यहाँ पे कहीं पर उसके फुट का लेवल होगा। ठीक है, जैसे हमने सीखा लास्ट क्लास में भी कि इमेज का फॉर्मेशन जब होता है तो इमेज को देखने के लिए रिफ्लेक्टेड रेस को आंखों में पहुंचना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टेड आंखों में पहुंचेंगी तभी आप इमेज को देख सकते हो। तो अगर हमारे पास एक मिरर होता जिसकी हाइट बड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहले एक बड़ा मिरर बनाते हैं और देखते हैं कि अब हमें कितनी हाइट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। तो अगर ये मिरर होता, उसके हेड से रेज ऑफ लाइट निकलती, रिफ्लेक्ट होके उसकी आईज के लेवल पर पहुंच जाती तो उसको हेड दिख जाता। उसी तरीके से अगर कोई भी रे उसके फुट से निकलकर उसकी आईज तक पहुंच जाती तो उसको उसका फुट दिख जाता। मतलब यह है कि अगर तुम शीशे के सामने खड़े हो, तुम अपने हेड को देख सकते हो, तुम अपने फुट को देख सकते हो, तो ऑब्वियसली बीच के सारे हिस्से को भी देख सकते हो। तो देखने के लिए क्या चाहिए, हमें रिफ्लेक्टेड रेस को आंखों में पहुंचना चाहिए। अब अगर हम हेड और फुट दोनों को देख सकते हैं, इसका मतलब ये रहा कि बस ये वाला पार्ट मिरर का नहीं होता और ये वाला पार्ट भी मिरर का नहीं होता। सिर्फ हमारे पास इतना ही मिरर होता तब भी ये मैन अपनी पूरी इमेज को मिरर में देख सकता है। तो ये वो मिनिमम हाइट है मिरर की जो रिक्वायर्ड है मैन को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए। अब ये मिनिमम हाइट कितनी है ये निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है, तो आप सबसे पहले यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं एक नॉर्मल। तो एक नॉर्मल हमने इधर ड्रॉ कर दिया और एक नॉर्मल हमने इधर ड्रॉ कर दिया। दोनों नॉर्मल को ड्रॉ करने के बाद हमको पता है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल का यूज के आप ये बता सकते हो कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों एंगल सिमिलर हैं, ये दोनों 90 हैं, तो अगर मैं इस लेंथ को x का नाम दूंगा तो ये लेंथ भी x के बराबर खुद ब खुद हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हुए। इस एंगल के सामने वाली साइड अगर y है तो इस एंगल के सामने वाली साइड भी y होगी। ये दोनों y भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि मैन की टोटल हाइट क्या है, तो आप देख सकते हैं कि मैन की हाइट यहां से यहां तक है जो कि 2x प्लस 2y के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैन है इसकी हाइट जो है वो 2x प्लस 2y के बराबर, जिसको हम 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y भी कह सकते हैं। और इसी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y को हम मैन की हाइट h का नाम दे रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर मिरर की बात तुम करते हो तो मिरर यहां से यहां तक है, आप देख सकते हैं मिरर यहां से यहां तक है। इसका मतलब अगर हम यहां पर आ जाएं और यहां पर आ जाएं तो ये जो लेंथ होगी यही लेंथ मिरर की है। और ये लेंथ आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये x है ये y है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये मिरर x प्लस y की हाइट का है। x प्लस y की हाइट का अगर मिरर है तो मिरर की हाइट को x प्लस y हम लिख सकते हैं। और अगर ये x प्लस वाई को हम इसका कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये h बाई 2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि अगर मैन की हाइट h है तो मिरर की हाइट h बाई 2 चाहिए अपनी पूरी इमेज को देखने के लिए। इससे बड़ा मिरर होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे छोटा मिरर नहीं होना चाहिए। तो मिरर की हाइट h बाई 2 चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और आती है कि ये मिरर जो मैन की हाइट का आधा है ये रखा कहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मिरर जमीन पे नहीं रखा है, ग्राउंड पे नहीं रखा है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखा है। तो अगर ये फुट उसके ग्राउंड पर होते, ये फुट का लेवल है जो कि ग्राउंड पर है और ये हेड का लेवल यहां पर है, तो अगर आप इस डायग्राम पर ध्यान दें ये पता चलेगा कि ये हाइट यहां से यहां तक कितनी है, ये x के बराबर है
और ये जो डेप्थ है यहां से यहां तक ये y के बराबर है। मतलब जो मिरर तुम्हें अपनी पूरी इमेज देखने के लिए रिक्वायर्ड है वो मैन की हाइट का आधा तो जरूर है, लेकिन वो मिरर जमीन पे नहीं रखा होना चाहिए, वो मिरर जमीन से ऊपर रखा होना चाहिए। कितना ऊपर रखा होना चाहिए? तुम्हारी आंखों के बीच में देखना, ये आईज है और ये फुट है, इनके बीच में जितनी भी दूरी है 2x आप देख सकते हैं, जितनी भी दूरी है उसकी आधी दूरी की हाइट पर मिरर को होना चाहिए। और इस आईज से हेड के बीच में अगर दूरी 2y की है तो जो मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट है ये y, या आप ऐसा कह सकते हो हेड से y की डेप्थ पर उसका मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट आना चाहिए। तो आंखों और सर के बीच की आधी दूरी नीचे, आंखों और पैरों के बीच की आधी दूरी ऊपर, ये मिरर हमें चाहिए पूरी इमेज को देखने के लिए। अच्छा, एक सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि क्या ये मिरर कितनी दूर पर होना चाहिए? ठीक है, तो क्या दूरी मायने रखती है? दूरी मायने नहीं रखती है। अगर तुम इस मिरर को यहां ना रख के मान लो थोड़ा सा और आगे या पीछे शिफ्ट कर देते, तो मैं मान लेता हूं कि मिरर वही हाइट का ही है, सेम हाइट का है h/2, लेकिन ये मिरर रखा होता यहां पे, तो क्या ये मैन अपनी पूरी इमेज को देख पाता? पूरी इमेज को देखने के लिए क्या चाहिए? जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसकी आंखों में पहुंचनी चाहिए। तो अगेन हम यहां से अगर एक रे ऑफ लाइट को इधर ले जाएं और इसका रिफ्लेक्शन कराएं तो आप ये कह सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट वापस उसकी आंखों में पहुंच जाएगी। अगेन क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। उसी तरीके से उसके हेड से निकलने वाली रे जो मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर टकराएगी, अगेन वो उसके आंखों में पहुंच जाएगी। ये दोनों एंगल अभी भी एक दूसरे के बराबर। मतलब ये रहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरर और मैन के बीच में कितनी दूरी है, चाहे वो जितनी भी दूरी हो सकती है, वो पास भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है, लेकिन वो मिरर मैन की हाइट का आधा होना चाहिए। पहली कंडीशन ये रही। और दूसरी कंडीशन ये रही कि जो भी मिरर हम ले रहे हैं मैन की हाइट का आधा, वो x ऊपर और y नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिरर की मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब इसके ऊपर अगर हम कोई प्रॉब्लम करते हैं, या मान लो हम इसी क्वेश्चन में आते हैं और मैं तुमसे ये कहता कि मान लो मैं इस मिरर को थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे शिफ्ट करता। अगर इस मिरर को आपने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये मिरर था, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो रे उसके फुट से निकली थी ये बिना रिफ्लेक्शन के सीधे चली जाती। इसका मतलब ये है कि पैरों से निकलने वाली रे का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, और रिफ्लेक्शन अगर नहीं हो पाता तो उस मैन को इस पैर की इमेज दिखनी बंद हो जाती। तो मिरर को अगर हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो पैर की इमेज दिखनी बंद हो जाएगी। उसी तरीके से मिरर को हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देंगे तो उसको अपनी हेड की इमेज दिखनी बंद हो जाएगी। तो हेड और फुट और पूरी बॉडी की इमेज को देखने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि वो पूरी इमेज को देख पाए। ठीक है, मान लो हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक मैन है, इसके हेड का लेवल यहां पर है, इसकी आईज का लेवल है ये, और ये इसके फुट का लेवल। मान लो ये डिस्टेंस हमको दिया है 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस दिया है 170 सेंटीमीटर। तो मैं अगर पूछूं कि मिरर की हाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आप मिरर की हाइट की रिक्वायरमेंट कहोगे कि टोटल हाइट 170 और 10 सेंटीमीटर जोड़ के 180 सेंटीमीटर आएगी। मतलब मिरर की हाइट चाहिए हमें कितनी? 90 सेंटीमीटर। तो हमें एक 90 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए होगा जो मैन के सामने हमने रख दिया। अब ये जो 90 सेंटीमीटर का मिरर है ये ग्राउंड पे नहीं रखा है। कहां पे रखा है? ये इसके फुट से थोड़ा ऊपर रखा हुआ है और उसके हेड से थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है। ठीक है, अब कितना ऊपर या कितना नीचे है? तो जैसा हमने लास्ट जो मैंने बताया तो उसमें सिखाया था कि अगर आईज और फुट के बीच की दूरी 170 है तो उसकी आधी दूरी ऊपर होना चाहिए। तो 170 डिवाइडेड बाय 2 इज 85 सेंटीमीटर। तो ये जो मिरर है इसका लोअर मोस्ट पॉइंट दूरी का आधा 85 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, और जो मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट है ये आईज और हेड के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी आधी दूरी मतलब 5 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। तो मिरर खुद 90 सेंटीमीटर का है लेकिन ये ग्राउंड से ऊपर और हेड के लेवल से नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं जिसमें मैन को अपनी पूरी इमेज को मिरर में देखना होता है। अगर मान लो कि ये मिरर 90 सेंटीमीटर से भी कम होता, तो ऑब्वियसली 90 सेंटीमीटर से कम होता तो अपनी पूरी इमेज को नहीं देख पाता। तो फिर वो कितनी इमेज को देख पाता, कितनी लेंथ ऑफ इमेज को देख पाता? ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। 90 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो पूरी इमेज दिखेगी, लेकिन 90 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगा तो पूरी इमेज को नहीं देख पाएगा। तो वो अपनी बॉडी के कुछ पार्ट ऑफ इमेज को ही देख पाएगा, कुछ लेंथ ऑफ इमेज को ही देख पाएगा। और वो लेंथ कितनी है?
हमें वो फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए हम आते हैं और एक और चीज सीखते हैं, उसके बाद में जो मैंने आपसे पूछा उसको मैं बताता हूं। ये अगर एक मिरर है, इस मिरर की जो लेंथ है वो मान लेते हैं L के बराबर है, तो ये L की लेंथ का एक मिरर हो गया। ठीक है, यहां पर ग्राउंड है, यहां पर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया है जिससे लाइट निकलेगी। अगर ये लाइट इस सोर्स से निकलेगी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, और मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ये रे ऑफ लाइट यहां पे कहीं पर पहुंच गई। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ए का नाम दिया। उसी तरीके से अगर हम इसके सबसे आखिरी वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन लेते तो यहां पे रे ऑफ लाइट जाती, और इस रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन अगर यहां से होता तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके कहीं यहां पर पहुंच जाती। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, जो भी सोर्स से निकल के लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस ग्राउंड में पहुंचेगी, वो सारी की सारी रेज ए और बी के बीच में ही पहुंचेगी, क्योंकि मैंने इधर से रिफ्लेक्शन लेके ए पे पहुंचाया, इधर से रिफ्लेक्शन लेके बी में पहुंचाया, बीच में जो भी रे गई होती वो ए और बी के बीच में ही आई होती। तो अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो इससे निकलने वाली जितनी भी लाइट होगी वो सब रिफ्लेक्ट होकर ए से बी के बीच में आएंगी। इसका मतलब है कि ग्राउंड में आपको जितनी भी लाइट है वो सिर्फ ए और बी के बीच में दिखाई दे रही होंगी। तो यहां से यहां तक आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, इधर अंधेरा होगा, इधर भी अंधेरा होगा, लेकिन लाइट यहां से यहां दिखाई देगी। आप ये कह सकते हो कि नहीं सर, यहां से पीछे भी थोड़ी बहुत लाइट दिखती है, इधर से इधर भी थोड़ी बहुत लाइट दिखती है। वो बिल्कुल दिखती है, लेकिन उसका रीजन वेव ऑप्टिक्स से आता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आता है, जिसको हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, जो मेन लाइट दिखनी चाहिए, ब्राइट लाइट, वो ए और बी के बीच में ही दिखनी चाहिए। अच्छा, अब हम इस ए और बी की बीच की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जहां पर भी रिफ्लेक्शन होता है हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो हमने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये नॉर्मल ग्राउंड पर आकर इधर गिरेगा और इधर से नॉर्मल ग्राउंड पे आकर इधर गिरेगा। नॉर्मल जब भी बनाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इधर भी बराबर, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इधर भी बराबर। आप ये कह सकते हो कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये और ये, तो इनके सामने वाली साइड, अगर इस लेंथ को मैंने x का नाम दिया है तो इसके सामने वाली साइड, इस लेंथ को भी हम x कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये है। ये लेंथ y की अगर हम डिफाइन करते हैं तो अगेन इसके सामने वाली साइड ये जो होगी, इसको भी हमें y कहना होगा। ठीक है, तो इन दोनों एंगल के सामने वाली साइड x और x हो गई, इन दोनों एंगल के सामने वाली साइड्स y और y हो गई। हमें कौन सी लेंथ चाहिए? हमें a से b की बीच की लेंथ चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम डायग्राम में ध्यान दें तो अगर हम इस पूरी लेंथ को देखते जो सोर्स और b के बीच की है, तो ये पूरी लेंथ हो जानी चाहिए थी कितनी? 2y। ठीक है, और अगर आप इस लेंथ को देखें, यहां से यहां तक जो है, ये लेंथ जो अगर आप देखेंगे तो ये लेंथ होगी 2x। तो ये पूरी लेंथ 2y है, यहां से यहां तक की लेंथ 2y है, और यहां से a तक की लेंथ जो है वो 2x है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो a से लेकर b के बीच की लेंथ है वो हम लिख सकते हैं 2y माइनस 2x, 2y माइनस 2x। यहां से 2 को कॉमन लेके 2 टाइम्स ऑफ y माइनस x हो गया। हमें रिजल्ट ऑब्वियसली y और x के टर्म में नहीं निकालना है, मिरर की लेंथ के टर्म में निकालना है, तो y और x को हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आप अगर इस डायग्राम में वापस आए और इस बात पे ध्यान दें कि ये लेंथ कितनी है, मिरर की लेंथ कितनी है, तो मिरर का एक पॉइंट जो इधर है वो इधर के बराबर कह सकते हैं, और ये जो इधर है ये इधर के बराबर। हमें एक्चुअली ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है? y दिख रहा है आपको y, और इस y में से अगर ये वाला x हम हटा दें, ये वाला x अगर हम हटा दें तो हमें ये लेंथ आ जाएगी। तो इस पूरे y में से हमने ये वाला x हटा दिया तो ये लेंथ आ गई। कितनी आ गई? y माइनस एक्स। और यही y माइनस एक्स क्या मिरर की लेंथ हो गई? तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिरर है जिसको हम L कह रहे हैं, ये y माइनस एक्स के बराबर है। y में से x हटा दिया, y माइनस एक्स के बराबर, तो क्या ये लेंथ आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ L। ये रिजल्ट ये बताता है कि ये मिरर चाहे जितनी भी हाइट पर हो, उस हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिरर चाहे जितनी भी हाइट पर होगा, अगर ये मिरर L की लेंथ का है
तो सोर्स से निकलने वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर ग्राउंड में पहुंचेगी और ए से बी के बीच में आपको जो लाइट दिखाई दे रही होगी, इस लाइट स्पॉट की जो लेंथ होगी वो 2L के बराबर ही होगी। मिरर चाहे नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कि ये मिरर अगर नीचे की तरफ गिरने लगे तो जो AB की लेंथ है इसमें क्या चेंज आएगा। तो आप खुद बता सकते हो कि चाहे वो मिरर नीचे गिरे या ऊपर जाए, ये अगर L है तो ये हमेशा 2L के बराबर होगा, इसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हम उस प्रॉब्लम में आते हैं जिसमें कि मैंने तुमसे कहा कि मैन जो है मिरर के सामने खड़ा है, लेकिन मिरर की हाइट जो है उसको पूरी इमेज देखने के लिए मैन की हाइट का आधा होना चाहिए था, लेकिन अगर वो मिरर मैन की हाइट का आधा नहीं है, उससे भी छोटा है, तो फिर वो अपनी कितनी इमेज को देख पाएगा। तो आप इस डायग्राम में हम यूज करेंगे, अगेन मैं पहले एक मैन बना दूं, ये मैन है मान लेते हैं। इस मैन के ये हेड का लेवल है, यहां पे कहीं पर आइस का लेवल है और यहां पे कहीं पर उसके फुट का लेवल है। ठीक है, हमने जो मिरर लिया है वो हमें h/2 का चाहिए था, बट हमने मिरर उससे भी छोटा लिया है। मान लो हमने मिरर सिर्फ h/10 h/20 इतनी लेंथ का लिया, ये हो गया मिरर। ठीक है, इस मिरर की लेंथ को मैं L का नाम देता हूं। अब मैन अगर इस मिरर की तरफ देखेगा तो उसको अपनी बॉडी का वही हिस्सा दिखेगा जिससे रिफ्लेक्शन होकर रेज उसकी आंखों में पहुंच पाए। तो यहां से रेज गई, उसकी आंखों में पहुंच गई, उसी तरीके से यहां से रेज गई, उसकी आंखों में पहुंच गई। यहां से निकलने वाली रेज मिरर के सबसे नीचे वाले हिस्से से टकराई और मैन की आईज में पहुंच गई। इधर से निकलने वाली रेज मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट से टकराई और उसकी आंखों में पहुंच गई। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, बस इतने ही हिस्से की इमेज वो मैन उस मिरर में देख सकता है। इसके ऊपर का कोई हिस्सा इमेज में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर से जो भी रे होती वो रिफ्लेक्ट होके उसकी आंखों के नीचे से आ जाती, और अगर तुम इसके भी नीचे आते हो तो इससे नीचे से निकलने वाली रे रिफ्लेक्ट होके उसकी आंखों के ऊपर से निकल जाती। इसका मतलब है जो उसको इमेज दिखेगी वो सिर्फ इतना ही पार्ट उसको इमेज का दिख रहा होगा, और हमें ये पता करना है कि ये इमेज की लेंथ कितनी है। आप अगर इस डायग्राम को और इस डायग्राम को साथ साथ देखते हैं तो अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों डायग्राम एक ही जैसे, बस अंतर ये है कि अगर मैं इस डायग्राम को, ये जो हमने बनाया है, इसको 90 डिग्री मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये डायग्राम बन जाएगा। तो इस डायग्राम को आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो यही डायग्राम बन जाएगा। और इसके बनने पे हमने ये सीखा था कि ये L था तो ये लेंथ आई थी 2L, तो हम ये कह सकते हैं ये L है तो ये हो गया 2L। ठीक है, इसका मतलब अगर एक ऐसा मिरर जो मैन की हाइट के आधे से भी कम है, अगर उसमें अगर मैन इमेज देखना चाहता है तो वो इमेज जितनी लेंथ की देख सकता है वो लेंथ मिरर की लेंथ की दुगनी होगी। ठीक है, तो मैन हमेशा मिरर की लेंथ की दुगनी लेंथ की ही इमेज को देख सकता है। तो मिरर अगर L है तो वो 2L देख सकता था। और उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था या पिछले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि अगर मिरर h/2 है तो पूरा h देख सकता है, डबल उसका h/2 का डबल h, और यहां पर हम कह सकते थे कि L का जो दुगना है वो 2L देख सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया कि मैन की हाइट और मिरर की क्या रिक्वायरमेंट है पूरी इमेज को देखने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को आपने सीखा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम ये सीखते हैं कि अगर हम एक रूम में खड़े हैं और इस रूम में खड़े होके हम सामने वाली दीवार में एक मिरर लगाते हैं और हम ये पता करना चाहते हैं कि पीछे वाली दीवार की जो इमेज है वो अगर हम देखना चाहते हैं, तो एक रूम है जिसमें हम पीछे वाली दीवार की इमेज को सामने वाली दीवार में एक मिरर लगाकर देखना चाहते हैं, तो उस मिरर की हाइट कम से कम क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे हम हेडिंग ये दे सकते हैं, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इन फ्रंट wall so that image of rear wall can be seen। ठीक है, तो हम ये पता लगाएंगे कि
पीछे वाली दीवार की इमेज को देखने के लिए सामने वाली दीवार में जो मिरर लगाया जाएगा वो कितनी हाइट का होना चाहिए। तो मैन एक रूम में है जिसमें उसके सामने एक दीवार है और एक पीछे दीवार है, और हम उस रूम को मान लो इस तरीके से बनाते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम मैन को आइस को सेंटर में रखते हैं, हालांकि ऊपर नीचे होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैन की आइस का लेवल एकदम सेंटर पे है, और ये जो मैन है ये सामने वाली दीवार से कुछ दूरी पर होगा, इस दूरी को हम x मान लेते हैं, और ये मैन पीछे वाली दीवार से कुछ दूरी पर होगा, इस दूरी को हम y मान लेते हैं। ठीक है, सामने वाली दीवार पे मिरर लगाना है जिससे कि मैन उस पीछे वाली दीवार की इमेज को देख पाए। तो आप जब मिरर लगाओगे तो मान लो कि हमने ये मिरर पूरा हाइट का लगा दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखते हैं। यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी और उसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होके वो रे ऑफ लाइट अगर मैन की आंखों में पहुंच जाएगी तो मैन को पीछे वाली दीवार का टॉप मोस्ट पॉइंट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कोई रे ऑफ लाइट यहां पर गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आंखों में पहुंच गई, तो अब उसको नीचे वाला पॉइंट भी दिखाई दे जाएगा। तो अगर उसको दीवार का ऊपरी पॉइंट दिखाई देता है, दीवार का सबसे नीचे वाला पॉइंट दिखाई देता है, तो बिल्कुल ये आप कह सकते हो कि बीच वाले सारे पॉइंट भी आप देख सकते हो। तो पीछे वाली दीवार की आपने टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट को अगर देख लिया तो बीच के सारे पॉइंट को देख सकते हो, मतलब ये पूरी की पूरी वॉल देखी जा सकती है। अब हमें ये पता करना है कि अगर इस वॉल की टोटल हाइट h थी तो ये मिरर की हाइट क्या है। अच्छा, अब मिरर की हाइट में आप ये कह सकते हो कि मिरर हमें जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए, क्योंकि इतने मिरर से काम चल जाएगा और वो मैन पूरी इमेज को देख सकता है पीछे वाली दीवार की। तो ये मिरर हो गया जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी होगी, ये मिरर की हाइट। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए ये अगर h था तो मैंने जैसे बताया कि हमने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। मैन का एकदम सेंटर में खड़ा हुआ है, तो ये दोनों हाइट h/2 की कही जा सकती है। ठीक है, ये मिरर अगर पूरी हाइट मान लो स्मॉल h होती तो इसकी जो आधी हाइट यहां से यहां तक आती, इसको स्मॉल h/2 और इसको भी स्मॉल h/2 कह सकते हैं, जिससे कि मिरर की टोटल हाइट h के बराबर हो जाए, स्मॉल h। आगे को सॉल्व करने के लिए हम इसको आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को, और ये दोनों जो रेज आ रही हैं इनको भी हम पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये दोनों रेज जाकर कहीं यहां पर आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर जैसे ही आपस में मिलेंगी तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ये लेंथ अगर जो थी वो लेंथ अगर हमने x मानी थी तो ये लेंथ भी x के बराबर होनी चाहिए। अब अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी सीखा था, जब हमने सीखा था फील्ड ऑफ व्यू में क्वेश्चंस जब थे, एक मैन मिरर के सामने चल रहा था, तब भी कुछ इसी तरीके का ट्रायंगल बनता था, और हम इस ट्रायंगल को दो बार यूज करते थे, दो ट्रायंगल यूज करते थे। एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे और tan थीटा लिखेंगे, और एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे और tan थीटा लिखेंगे। अगर तुम इस छोटे ट्रायंगल में tan थीटा यूज करोगे तो छोटे ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, मतलब स्मॉल h/2 बाई बेस कितना है इसका, x के बराबर। ठीक है, और फिर वही चीज अगर हम इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कैपिटल h/2, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कैपिटल h/2 डिवाइडेड बाय बेस। इस ट्रायंगल का ये है बेस, ये बेस हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस एक्स, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस y, और फिर हम इन दोनों tan थीटा को आपस में इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करने के बाद हमको जो स्मॉल h होगा वो मिल जाएगा कैपिटल H इंटू एक्स अपॉन 2x प्लस y। ये वो मिरर की हाइट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि पूरी इमेज को देखने के लिए यूज होगी पीछे वाली दीवार की। ठीक है, इसमें x और y क्या है, अब डायग्राम में बता सकते हैं कि x जो है वो है डिस्टेंस ऑफ मैन, कहां से, फ्रॉम फ्रंट वॉल, जहां पे मिरर लगाया गया उस वॉल से, और जो y जो है ये डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम
रियर वॉल। रियर वॉल मतलब जिस वॉल की इमेज को वो देखना चाहता है। ठीक है, कैपिटल एच क्या है? कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ रियर वॉल। ठीक है, कई बार आपको किताबों में अगर आप पढ़ोगे तो ये लिखा रहता है कि जो मिरर की हाइट की रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल एच बाई 3 होती है। वो एक स्पेशल केस के लिए है। अगर ये मैन इस रूम के सेंटर में खड़ा होता, बीचों बीच खड़ा होता, तो क्या ये एक्स और वाई बराबर हो जाते? और जब ये एक्स और वाई आपस में बराबर हो जाते तो हम इस रिजल्ट में अगर एक्स और वाई को बराबर कर दें तो y अगर x के बराबर हो जाएगा तो ये x प्लस 2x 3x हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा और वो h बाई 3 आ जाएगा। तो वो स्पेशल केस है, जब मैन बीचों बीच खड़ा होगा तो h बाई 3 आएगा, मैन कहीं और खड़ा होगा तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और हम अब ये सीखेंगे कि अगर दो मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। आपने ध्यान भी दिया होगा, कभी आप सैलून जाते हैं बाल कटाने या आप किसी मॉल में जाते हैं जिसपे आप आगे भी मिरर है और पीछे भी मिरर है, तो अगर तुम उसमें देखोगे तो तुम्हें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखती हैं। ठीक है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती हैं वो सीखते हैं और ये भी सीखते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस जो बनी उसमें कौन सी इमेज कितनी दूरी पर है। जैसे मैं पूछ सकता हूं कि 7वीं इमेज कितनी दूरी पर है या 10वीं इमेज कितनी दूरी पर है, तो वो हम निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम पहले तो दो मिरर्स बनाते हैं। ये दो मिरर हैं, एक दूसरे के सामने हमने रख दिए हैं। और इसके बीच में कहीं पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे रखा हुआ है, ये बीचों बीच नहीं रखा, हो सकता है बीचों बीच रखा हो सकता है किसी एक मिरर के ज्यादा नजदीक हो। तो चाहे जो केस हो, हम इसका जनरल रिजल्ट निकालते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यही हमने यहां पे रखा हुआ है इधर। इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये इस मिरर से x के बराबर है और इस मिरर से y के बराबर है। ठीक है, तो अब इमेज का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? रे ऑफ लाइट जाती है, मिरर से टकराएगी और इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इंसिडेंट रे है, इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहां बनेगी पहली इमेज? पहली इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहां पर हो गया। इस इमेज का नाम मैंने दिया है इमेज नंबर I1। ठीक है, तो इमेज जो I1 बनेगी, आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कि ये दूरी अगर x की है तो सेम दूरी पर पीछे इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए और इस डिस्टेंस को भी हम x के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात थोड़ा ध्यान देने वाली है कि ये मिरर जो है इसने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां पर बना दिया। ये जो इमेज बनी है, अगर आप इस मिरर को देखें तो क्या इस मिरर के लिए ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे कही जा सकती है? इंसिडेंट रे की डेफिनेशन हमने पहले भी सीखी थी कि वो रे ऑफ लाइट जो मिरर पे आके स्ट्राइक करने वाली है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मिरर के लिए ये जो इंसिडेंट रे है ये उसको ऐसा लगेगा कि ये इसके ऑब्जेक्ट से आ रही है और ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? I1। मतलब ये मिरर I1 को ऑब्जेक्ट मानेगा और इस I1 के ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करेगा। अब कैसे इमेज फॉर्म करता है? इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें यह पता है कि मिरर की प्रॉपर्टी यही है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर उसको इमेज का फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो अगर हम यहां से फर्दर एक रिफ्लेक्शन लेते हैं, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां पे कहीं पे आती है और ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहां से निकलती हुई लग रही होगी, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो मिरर दिख रहा है, इस मिरर ने इस इंसिडेंट रे को ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ माना है। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज को उसने पीछे बना दिया होगा। ठीक है, इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का मतलब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज को पीछे बना दिया और इस इमेज का नाम मैंने दिया है इमेज नंबर I2। कितनी दूरी पे बनेगी? डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये y है, ये x है, ये x है। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये कितना है? 2x प्लस y। तो ये दूरी भी कितनी होनी चाहिए?
2x प्लस वाई के बराबर। तो तुम चाहो तो इस दूरी को लिख सकते हो 2x प्लस वाई के बराबर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन खत्म हो गए, अभी और रिफ्लेक्शन होने बाकी हैं। अब तुम अगर इस रे को देखोगे तो ये वाला मिरर क्या इसको इंसिडेंट रे कहेगा? क्यों? क्योंकि ये रे उससे आके टकराने वाली है। और अगर इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आती है, तो ये मिरर ये कहेगा कि इसके आने वाली रे जो कि I2 से निकल रही है, तो इस मिरर के लिए I2 क्या हो जाएगा? उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ये मिरर I2 को ऑब्जेक्ट मानेगा और रिफ्लेक्शन करेगा, तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये मिरर के पीछे से आती हुई लगेगी, और जहां से आती हुई लगेगी इस इमेज का नाम हमने I3 दिया हुआ है। अब ये इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? आप अगेन डिस्टेंस को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा? ये वाला मिरर इसको ऑब्जेक्ट मान रहा है और उसकी इमेज को पीछे बना रहा है। ये दूरी ऑब्जेक्ट की और ये दूरी इमेज के बराबर। अब ये दूरी कितनी है? 2x प्लस वाई जो आपने निकाला था डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का निकाला था। इसमें आप y और x अगर और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2x प्लस वाई प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। तो ये जो इमेज बनेगी इसकी दूरी हो जानी चाहिए 3x प्लस 2y के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी आगे की इमेजेस बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते जाएंगे और हर रिफ्लेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो फिर से आगे भी जाएंगे तो यहां पर भी इमेज बनेगी, इधर आएंगे तो यहां भी इमेज बनेगी, और ऐसे कई सारी मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होता जाएगा। ठीक है, तो I1 बनी, फिर I2 बनी, फिर I3 बनी। I3 की इमेज ये वाला मिरर I4 में बनाएगा, फिर I4 की इमेज ये वाला मिरर I5 में बनाएगा, फिर I6, I7, I8, I इनफाइनाइट, इतनी नंबर इमेजेस बनेगी। ठीक है, कौन सी इमेज कहां बनेगी इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, बट मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा जिससे आप डायरेक्टली उस इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट कर पाओगे। एक बात और कि रिफ्लेक्शन सिर्फ इस मिरर से नहीं होगा। रिफ्लेक्शन जो है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट था तो इससे रेज जैसे इधर की तरफ आई हैं वैसे रेज उस तरफ भी गई होगी, और अगर रेज उस तरफ गई होंगी तो यहां से निकलने वाली कोई ना कोई रे जाकर इस मिरर से टकराई होगी और इसका भी रिफ्लेक्शन हुआ होगा। और जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ होगा तो ये बन गई इस साइड की पहली इमेज। कैसे बनी? ये मिरर हो गया, इस मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है इमेज भी उतनी दूरी पर बन जाएगी, तो इस मिरर की ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई। ये जो इमेज बनी, क्या इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से आती है। तो ये मिरर इसको ऑब्जेक्ट मानेगा और इसका रिफ्लेक्शन करके फिर से एक इमेज बनाएगा, और ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते जाएंगे, इमेज का फॉर्मेशन भी होता जाएगा। तो यहां पर कहीं पर एक इमेज बनेगी, ठीक है, फिर यहां पे इमेज बनेगी। मतलब हर दो जो मैंने ब्लू वाली रेस से इमेज बनाई है उनके बीच में एक रेड वाली रेस से भी इमेज का फॉर्मेशन होता हो, और ऐसा कितनी बार होगा? इनफाइनाइट बार। तो अगर ये I1 था तो हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो इधर बनेगी इसको I2 कहेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी इसको I3 कहेंगे, अगेन यहां पे I4 आएगा, I5 आएगा, और फिर इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। अब हमें किस तरीके से इमेजेस बन रही हैं ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन कौन सी इमेज किस जगह बन रही है, कितनी दूरी पे बन रही है, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से कैलकुलेशन करके। लेकिन अब एग्जाम में आपको अगर मैं पूछूं कि 37th इमेज कहां बन रही है तो कैलकुलेशन में समय लगेगा, तो उसकी क्या करेंगे? फॉर्मूला याद रखेंगे। आप अगर ध्यान दें तो दो तरह की इमेजेस हैं, एक है ऑड इमेज और एक है इवन इमेज। जितनी भी ऑड इमेज हैं I1, I3, I5, ये ब्लू कलर वाली रेस से मैंने बनवाई है, और जितनी भी इवन इमेज है इस साइड वाली I2, I4, I6 वो रेड कलर वाली रेस से बनाई है। ठीक है, तो इवन इमेजेस रेड कलर वाले ने बनाया है और ऑड इमेजेस ब्लू कलर वाले ने बनाया। उस मिरर के लिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उस मिरर के लिए रेड कलर पहले जाके टकराया है, तो जितनी भी रेड हैं वो ऑड हैं और जितनी ब्लू हैं वो इवन है। अब कौन सी इमेज कहां बनती है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो हम इस फॉर्मूले को लिखने के लिए ऑड और इवन इमेजेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि IN नंबर वाली, IN में I1, I3, I5, I7 कोई भी इमेज हो सकती है, कहां बन रही है, तो इसकी पोजीशन होगी NX प्लस N-1 Y।
ठीक है, मतलब अगर मैं पूछता हूं कि सेवंथ इमेज कहां बनती, ये फॉर्मूला सिर्फ ऑड के लिए है, तो सेवंथ इमेज निकालने के लिए n को 7 रखोगे और ये हो जाएगा 7x प्लस 6y, इतनी दूरी पे बन रही होगी। कहां से दूरी निकालेंगे, इस साइड की जितनी इमेजेस हैं उसकी दूरी इस मिरर से आएगी और उस साइड की जितनी इमेजेस हैं उसकी दूरी इस मिरर से आएगी। ठीक है, तो इधर की जितनी इमेजेस हैं वो इस मिरर से ऑड वाले के लिए ये फॉर्मूला हो गया, और उसी तरीके से अगर हम इवन वाले के लिए फॉर्मूला लिखें तो इवन वाले के लिए फॉर्मूले में बस एक अंतर आता है कि जो x होता है उसकी जगह y आ जाएगा और जो y होता है उसकी जगह x आ जाएगा। तो ये इवन इमेज का फॉर्मूला है, मतलब सेकंड, फोर्थ, 6, 8, 10, 12, 100, 102 इस तरह की इमेजेस के लिए हम यूज करेंगे। इधर जब आते हैं तो यहां पर भी ऑड और इवन इमेजेस बन रही होंगी, तो ऑड का फॉर्मूला और इवन का फॉर्मूला कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो अपने आप इधर के भी फॉर्मूले आ जाएंगे। बस ये याद रखना है कि जो काम यहां पर ऑड का है वो काम यहां पर इवन का हो जाएगा और इधर का जो इवन है वो उधर जाके ऑड हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऑड वाला फॉर्मूला इधर का इवन बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो इवन इमेजेस बनेंगी वो nx प्लस n-1 y में बनेंगी और जो ऑड इमेजेस हैं वो उधर का इवन का फॉर्मूला मतलब ny प्लस n-1 x में बनेगी। ठीक है, तो आप अगर एक फॉर्मूला याद रखते हो तो बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप निकल जाते हैं। यहां पे ऑड में जो भी आया था इवन में x की जगह y और y की जगह x, और फिर इधर का इवन उधर के ऑड को दे देंगे और इधर का ऑड इधर के इवन को दे देंगे। ठीक है, डिस्टेंस कहां से आए हैं, सारे डिस्टेंस इधर के इस मिरर से आए हैं और इधर के डिस्टेंस इस मिरर से आए। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से बताओ, तो आपने ये दूरी अगर निकाल ली है, इसमें आप x और जोड़ देंगे तो इधर वाले ऑब्जेक्ट से इधर की इमेजेस की दूरी आ जाएगी और उधर की इमेज की दूरी निकालनी होगी तो आपने इधर से दूरी निकालने का फॉर्मूला सीखा है, प्लस y और कर देंगे तो हमें इमेज की दूरी उधर से आ जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम कोई प्रॉब्लम करें और ये पता करें कि कौन सी इमेज कहां बन रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें दो मिरर्स हम बनाते हैं एक दूसरे के पैरेलल और इन दोनों मिरर के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे रखा हुआ है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि यहां से तीसरी इमेज, 10वीं इमेज, 35th इमेज इधर की इमेज में निकालनी होगी। यहां से मान लो सेकंड इमेज, 10वीं इमेज और 51st इमेज ये निकालना है। तो आप एक बार 2 मिनट वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें कि कौन सी इमेज कहां बनेगी। फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो देखते हैं अब कैसी इमेज बन रही है। तो अगर हम कंपेयर करें पिछले डायग्राम से तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर x की वैल्यू 1 है, इधर से मिरर वाले दूरी को x कहते हैं, और जो y की वैल्यू है वो 2 है, उधर से जो दूरी है उसको हम लोग 2 कह रहे हैं। तो x और y हमको पता चल गया। अब आता है कि फॉर्मूला क्या है। हमें ये पता है कि कोई भी ऑड इमेज का फॉर्मूला है nx प्लस n-1 y, ये फॉर्मूला था। x कितना है, 1 है, तो हम x को रख देंगे 1 और y कितना है, 2 है, तो y को रख देंगे 2। इसको अगर हम खोलते हैं तो ये आ जाएगा 3n-2। ये हो गया किसका फॉर्मूला, ऑड का फॉर्मूला। जितनी भी ऑड इमेजेस बनेंगी आप इसमें n की वैल्यू रखते जाओ, ऑड इमेज की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे कौन सी ऑड इमेज पूछी है, थर्ड, तो अगर हमें थर्ड इमेज निकालनी है तो हम लिख सकते हैं थर्ड इमेज इज इक्वल टू n को हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 × 3 - 2 मतलब आ जाएगा 7 मीटर। और कौन सी ऑड इमेज है, 35, तो n को हम यहाँ पे 35 रखेंगे, 35, तो 3 × 35 - 2, तो 3 × 35 कितना हो जाएगा, 105 - 2 मतलब 103 मीटर। ये हो गई ऑड इमेजेस। और कोई ऑड इमेज पूछी जाती, जो भी पूछी जाती, n को उतना ही ऑड नंबर रख के उस ऑड इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हो। कहां से आए हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आए हैं इस मिरर से, मतलब ये जो तीसरी इमेज बनी है वो यहां से कितनी दूरी पे आई थी, 7 मीटर की दूरी पर, और जो 35th इमेज बनी है वो यहां से आई है 103 मीटर की दूरी। ठीक है, सिमिलरली इवन इमेज का भी फॉर्मूला है। इवन इमेज का क्या फॉर्मूला है, ny प्लस n-1 x। ny, y कितना है, y हमको पता है कि
2 मीटर के बराबर है, y हमने अलग से लिखा भी हुआ है 2 के बराबर है, और x जो है वो 1 के बराबर है। इसको अगर हम खोलेंगे तो हमको मिलेगा 3n-1, मतलब इवन का फॉर्मूला हो गया 3n-1। कौन सी इवन इमेज पूछी है? इवन इमेज पूछी है 10वीं, तो हम यहाँ पर 10वीं इमेज निकालेंगे I10। कितना? n को 10 पुट कर देंगे, तो 3 × 10-1 29 मीटर। ठीक है, और कोई इवन इमेज नहीं पूछी है, पूछी होती तो वही हम n को रख देते। मान लो पूछा होता 16th इमेज कहां बनी है, तो n को 16 रख के भी हम उसकी इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। ये जो दूरी आई है 29 मीटर्स की, वो कहां से आई है? इस मिरर से आई है। इसका मतलब यहां से इस 10वीं इमेज की दूरी जो है वो 29 मीटर के बराबर। इस साइड आते हैं और हमें डिस्टेंस यहां पर पूछा गया 2nd, 10th एंड 51st। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि उधर जो ऑड है वो इधर इवन, और इधर का इवन इधर का ऑड, तो ये जो इवन है ये इधर का ऑड माना जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी ऑड इमेजेस बनेंगी उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 3n-1, और ये जो ऑड है वो इधर आके क्या बन जाएगा? इवन। तो यहाँ पे जो इवन इमेजेस बनेंगी उसका फॉर्मूला बन जाएगा 3n-2। ठीक, तो अब हमें यहाँ के इवन का फॉर्मूला पता है, यहाँ के ऑड का फॉर्मूला पता है। कोई भी ऑड इमेज निकालनी है, जैसे यहाँ पे कौन सी ऑड इमेज है? 51, तो n को 51 रखेंगे, हो जाएगा 3 × 51-1, तो ये हो जाएगा 153 - 1 is 152। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि 51st इमेज 152 की दूरी पर है। ठीक है, इवन इमेज निकालनी, कौन सी इवन इमेज है? 2nd और 10th, तो I2 भी निकालना है, I10 भी निकालना है। 2 निकालना है तो n को 2 पुट करेंगे, 3 × 2 - 2 मतलब 4 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पे n को हम पुट करेंगे, कौन सा निकालना था? 10th, तो यानी कि 3 × 10 - 2, तो ये जाएगा 28 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से सारे डिस्टेंस हमें निकल गए। सेकंड इमेज जो है वो 4 मीटर, मतलब ये दूरी हो गई 4 मीटर। जो 10th इमेज है वो 28 मीटर, मतलब ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर्स, और जो 51st इमेज है वो 152 मीटर्स, तो ये इमेज जो है वो यहां से इस मिरर से 152 मीटर पे होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, तरीका आपको पता है कि किस तरीके से कौन सी इमेज कहां बनती है, वो निकालने का तरीका। ठीक है, कुछ चीजें और हैं जो हम यहां समझते हैं। इस डायग्राम में अगर हम वापस आते हैं, और जैसे इमेज का फॉर्मेशन हमने सीखा कि कैसे इमेज कौन सी कहां बन रही है, तो हम लोगों ने पहले ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो इसकी इमेजेस बन रही। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि कोई भी दो जो इमेजेस एक दूसरे के बाद रखी हैं, एक दो सक्सेसिव इमेजेस जो बनी हैं, जैसे I1 और I2 या I2 और I3 या I3 और I4, इनके बीच की दूरी क्या है। जो रिजल्ट आए हैं, अगर आप रिजल्ट का यूज करके इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये जो दूरी आएगी ये 2y की आएगी। फिर जब ये दूरी निकालोगे तो वो 2x की आएगी, फिर ये दूरी निकालोगे तो अगेन 2y की आएगी, और फिर ये डिस्टेंस निकालोगे तो 2x का आएगा। इसका मतलब जो दो कंसेक्यूटिव इमेजेस होती हैं, एक के बाद एक इमेजेस होती हैं, उनके बीच की दूरी या तो 2y होगी या 2x होगी, उनके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। किसके बीच की दूरी? दो कंटिन्यूअस या दो सक्सेसिव इमेजेस की मैं बात कर रहा हूं। इसके बीच की दूरी, अगर ये 2y और ये 2x था तो 2y + 2x से निकाल सकते हो, है। ठीक है, हालांकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7th इमेज एंड 46th इमेज, 7वीं इमेज और 46th इमेज के बीच की दूरी निकालनी है। 7वीं इमेज को ऑड से निकालेंगे, 46 इमेज को इवन से निकालेंगे, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो अब हम कह सकते हैं कि 7वीं इमेज कितनी दूरी पर बनी वो पता है, 46 कितनी पर बनी वो पता है, तो उनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हें यह बता रहा हूं कि अगर हम सिर्फ सक्सेसिव इमेजेस की बात कर रहे हैं तो उनके बीच की दूरी या तो 2y होगी या 2x होगी। ठीक है, उसी तरीके से उधर भी उनके बीच की दूरी या तो 2x होगी या 2y होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को अभी मैं लिखवा दूंगा, नोट कर लेंगे अभी, लेकिन हाँ जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग समझते जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये ऑब्जेक्ट चलने लगे, इस लाइन में चलने लगे, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेजेस भी चलेंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो इमेजेस भी मूव करेंगी, और अगर इमेजेस मूव करेंगी तो इमेजेस की स्पीड क्या होगी। मिरर हमारे रेस्ट में है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है इस लाइन के लॉन्ग तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाएगा तो इसकी पहली इमेज किधर जाएगी?
लेफ्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आएगा तो इधर भी मिरर इमेज मिरर से नजदीक आएगी। दूसरी इमेज के बारे में क्या कह सकते हो कि किस तरफ जाएगी? अब थोड़ा समय ले सकते हैं सोचने का, मैं बताता हूं क्या होना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो पहली इमेज इधर आएगी, लेकिन जो दूसरी इमेज है वो दूर जाएगी। ठीक है, उसको करने के लिए आप चाहो तो इस चीज को समझ लो कि जो कोई भी इवन इमेज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दूसरी इमेज इवन है इसलिए मैं इवन की बात कर रहा हूं। इवन इमेज का फॉर्मूला है ny प्लस n माइनस 1x। मतलब जो y के संग लगा है n, वो x के संग जो लगा है n माइनस 1 उससे बड़ा है। इसका मतलब ये n अगर n माइनस 1 से बड़ा है तो n डिसाइड कर रहा है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, n डिसाइड कर रहा है कि क्या होना चाहिए, तो ये वाला फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड करेगा कि इमेज दूर जाएगी या पास आएगी। अब अगर हमने ये कहा कि ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ आने लगा तो क्या y बढ़ने लगेगा? y बढ़ने लगेगा और x घटने लगेगा। y बढ़ने लगेगा और x घटने लगेगा, लेकिन कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? ny में ये वाला फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि n माइनस 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये रहा कि अगर ये ऑब्जेक्ट राइट में चलेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा। कौन डिसाइड करेगा? जिसके संग ज्यादा n है, तो y के संग ज्यादा n है तो ये फैक्टर डिसाइड करेगा। और हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ये वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब ये जो सेकंड इमेज है इसकी ये वैल्यू बढ़ गई तो ये इमेज दूर चली जाएगी। वही अगर हम ऑड की बात करते, कोई भी ऑड इमेज की बात करते, तो ऑड में x के संग n है और y के संग n माइनस 1 है। मतलब x के संग लगा हुआ फैक्टर बड़ा है और y के संग लगा हुआ फैक्टर छोटा है। तो अब यहां पर ये वाला फैक्टर डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट में आएगा तो इसकी इमेज जो है उसकी मोशन में ये कहा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट राइट में आएगा तो x कम हो जाएगा, और अगर x कम हो जाएगा तो ये फैक्टर कम हो जाएगा और यही डिसाइड करेगा। तो ये फैक्टर कम होने से ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू कम होने से जो ऑड इमेज है वो दूरी कम होने से लेफ्ट की तरफ चलने लगेगी। मतलब क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट ये रहा कि अगर ऑब्जेक्ट राइट में चलेगा तो जितनी भी ऑड इमेजेस हैं वो सब लेफ्ट में चलेंगी, और जितनी भी इवन इमेजेस हैं वो सब राइट में चलेंगी। ठीक है, तो जितनी भी ऑड इमेजेस हैं वो सब लेफ्ट की तरफ चलने लगेंगी, जितनी भी इवन इमेजेस हैं वो सब राइट की तरफ चलने लगेंगी। वहां पर क्या होगा? उस तरफ भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट राइट में चलने लगेगा तो क्या y बढ़ जाएगा? y बढ़ने से इधर का y भी बढ़ना चाहिए, इधर का y बढ़ने के लिए ये वाली ऑड भी लेफ्ट में चलने लगेगी। ठीक है, तो आप ओवरऑल क्या रिजल्ट आता है अगर इस पे ध्यान दे तो ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट राइट में चलेगा तो जितनी भी ऑड इमेजेस हैं, चाहे इधर बन रही हो या उधर बन रही हो, ऑब्जेक्ट अगर राइट में चलेगा तो सारी ऑड इमेजेस लेफ्ट में चलेंगी और सारी इवन इमेजेस राइट में चलेंगी। तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ चलता है इवन इमेजेस उसी तरफ चलती हैं और ऑड इमेजेस अपोजिट चलती हैं। अब कितना चलती हैं? तो अगेन हम इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर राइट की तरफ चलेगा तो सारी इमेजेस 1 सेंटीमीटर ही चलेंगी। सारी इमेजेस, चाहे वो पहली हो या 10वीं हो या 7वीं हो, सारी इमेजेस 1 सेंटीमीटर चलेंगी। बस अंतर क्या रहेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर राइट में गया तो सारी ऑड इमेजेस 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में जाएंगी और सारी इवन इमेजेस 1 सेंटीमीटर राइट में जाएंगी। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को हम अगर नोट कर लेते हैं जिससे कि रिवीजन कभी आप करेंगे तो उसमें मदद मिलेगी। तो यहां पे मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive images is 2y और 2x। ठीक है, दूसरा, if the object starts moving, then all the images also starts moving। ठीक है, थर्ड ये रहा
if object moves towards right, then all odd images, ऑल पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ऑल का मतलब उधर और इधर दोनों की बात की जा रही, तो ऑल ऑड इमेजेस also will move towards किस तरफ? राइट की तरफ. will all odd images will move towards right. ठीक है. तो अगर राइट नहीं लेफ्ट. अगर ऑब्जेक्ट राइट में जाएगा तो सारी ऑड इमेजेस किधर चलेंगी? लेफ्ट की तरफ. ठीक है. एंड इसी में लिख देता हूं, एंड ऑल even images will move towards right. तो ऑब्जेक्ट और सारी इवन इमेजेस एक ही तरफ और ऑड इमेजेस उल्टी तरफ. लास्ट पॉइंट ये रहा कि इफ ऑब्जेक्ट travels with 2 centimeter per second, then all images का मतलब odd and even, सबकी बात मैं कर रहा हूं. all images also travels with 2 centimeter per second. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं पैरेलल मिरर्स के लिए. तो पहले तो हमने सीखा कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, और दूसरा हमने फिर ये सीखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट, जो भी इमेजेस बन रही हैं उनके बीच की क्या दूरी है, ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज किस तरफ चलेंगी, और फिर इमेज की स्पीड क्या होगी. ठीक है.